सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की ये 9वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम। लर्निंग क्या होता है? जब हम कहते हैं ना कि मैं कुछ सीख रहा हूँ या मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो वो सीखना अधिगम होता क्या है और इस अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की व शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार आ रहा है ये, कि अधिगम क्या है। उसमें अधिगमकर्ता को हम बच्चे ही बोलते हैं, छात्र। और शिक्षक कहाँ? ये शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। शॉर्ट में तो सिंपल सा आएगा कि अधिगम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है पर्टिकुलर, उस यूनिवर्सिटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलो अब अपने टॉपिक को देखते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम को हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग सिंपल सा, मनोविज्ञान की भाषा में कुछ नया सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम अधिगम बोलते हैं। या फिर सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जो सीखना शब्द होता है ना, कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, सीखना जो शब्द होता है, उस सीखना शब्द का पर्यायवाची ही होता है अधिगम। दोनों को हम एक अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो जो आपका एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने, वो सिंपल सा पूछ लेगा अधिगम किसे कहते हैं, या अधिगम जो शब्द होता है उसका क्या मतलब होता है। ये एग्जामिनर बहुत पूछता है अधिगम के बारे में, ठीक है। तो अधिगम क्या होता है? कुछ नया सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कह देते हैं कि अधिगम प्रक्रिया हो रही है। जैसे कोई ये बच्चा है, ये बुक पढ़ रहा है, तो बुक में जो नॉलेज है, ये उस नॉलेज को गेन कर रहा है, वो नॉलेज सीख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है। अब हम मानसिक रूप से कुछ सीख सकते हैं, शारीरिक रूप से कुछ सीख सकते हैं, भावात्मक रूप से कुछ सीख सकते हैं। किसी भी तरह से हम कुछ भी सीखें, वो अधिगम भी होता है। मानसिक रूप से सीखने का मतलब होता है कोई नई नॉलेज हम ले सकते हैं, कोई नई डेफिनेशन रट सकते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग रट सकते हैं, या कोई नया फैक्ट याद कर सकते हैं कि वो चीज़ ऐसे ऐसे होती है। तो मानसिक रूप से भी हम कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो भी हम कहेंगे अधिगम हो रहा है। या फिर इमोशनली भी हम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, भावात्मक रूप से भी हम स्ट्रोंग हो सकते हैं। जैसे अगर हम पहले हल्का सा कुछ हमारा नुकसान हो जाए, रोने लगते थे, हताश निराश हो जाते थे, मेहनत भी नहीं करते थे दोबारा, लेकिन अब हम धीरे धीरे जीवन के अनुभव से हमने ये सीखा है कि अगर कुछ नुकसान भी हो जाए हमारा, तो ज़्यादा हताश निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा उठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हमें सफल होना चाहिए। तो ये भी तो हमने इमोशनली कुछ सीखा है। इमोशन मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, तो वो भी तो अधिगम है। या हम फिजिकली कुछ सीख सकते हैं, शारीरिक रूप से कोई मशीन चलाना, डांस करना, गाना गाना, लिखना। जब हम लिखते हैं वो फिजिकली होता है। तो हम चाहे मानसिक रूप से कुछ सीखें, भावात्मक रूप से सीखें, या फिर हम क्रियात्मक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ सीखें, किसी भी तरह से जब हम कुछ भी सीखते हैं तो उस प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो यही अधिगम होता है। आपको अपने पेपर में भी इसी तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर, घुमा फिरा कर लिखते जाना होता है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम अधिगम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम व सीखना एक अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विभिन्न तथ्यों का, वस्तुओं का व क्रियाओं का ज्ञान ग्रहण करता है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, केवल यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारे व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, आदतों में परिवर्तन लाता है, उन्हें सुधारता है और नवीनता को अपनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ नया सीखना ही अधिगम कहलाता है। अब देखो, अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब हम जब भी कुछ सीखते हैं, चाहे इमोशनली सीखे, फिजिकली सीखे, तो मस्तिष्क में हम नई चीज़ें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो आप चाहे तो मानसिक यहाँ से हटा भी सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम को हम हमेशा मानसिक नहीं मानते। जब हम डांस करना सीखते हैं, हम कह देते हैं कि वो शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन दिमाग में तो हम सीखते हैं कि कैसे हाथ घुमाना है, मेन तो दिमाग ही होता है हमारा। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न तथ्यों का, वस्तुओं का और क्रियाओं का ज्ञान ग्रहण करते हैं। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है। अधिगम केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि बस किताब रट रहे हैं हम। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, या शिक्षा दूसरे हमें ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा, शिक्षा के द्वारा।
इन सब के द्वारा हम नया ज्ञान ग्रहण करते हैं और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपने प्राचीन ज्ञान में, कौशलों में, दृष्टिकोण और आदतों में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई नई चीज सीखते हैं और अपने जो पहला जो हमने सीखा था व्यवहार, अपना ज्ञान, आदतें हमारी, उस सब में परिवर्तन लाते हैं। तो सिडनी एल प्रेसी ने एक अच्छी परिभाषा दी है अधिगम की। सीखना उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होता है और व्यवहार को नई दिशाएं प्राप्त होती है। तो हम अपने अनुभव से मतलब यहाँ पर है कोई नई चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कोई भी नई चीज़ हमें मिल रही है, कोई नया अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं जिससे अपने व्यवहार में हम परिवर्तन कर रहे हैं, अपना समायोजन कर रहे हैं किसी स्थिति में और अपने व्यवहार को नई दिशाएं प्रदान कर रहे हैं, तो वो सीखना है। तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। अधिगम के द्वारा हम नवीन तथ्यों का, क्रियाओं का और कौशलों को ज्ञान ग्रहण करते हैं और जो हमने पहले सीखा था उसमें परिवर्तन करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, पेपर में आपको यही बातें अपने शब्दों में घुमा घुमा कर लिख देनी है। चलो अब बात करते हैं कि छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में टीचर सिखाता है और बच्चे सीखते हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों का क्या रोल होता है, बच्चों को क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, विद्यार्थी केवल सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, इसलिए उन्हें विभिन्न चर्चाओं, गतिविधियों और परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। सबसे पहला तो बात है, टीचर जो भी एक्टिविटी कराने के लिए बच्चों को कह रहा है कि चर्चा करो, इस गतिविधि में भाग लो या इस प्रोजेक्ट को पूरा करो, तो वे चीजें बच्चों को करनी चाहिए सक्रिय रूप से रहकर, जबरदस्ती नहीं कि फोर्स कर रहा है टीचर, एक्टिवली वे चीजें करनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है, छात्रों को आलोचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, जैसे कि जानकारी का विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान करना और अपने विचारों को व्यक्त करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को ये सब कार्य करने चाहिए कि जो जानकारी उन्हें मिली है उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसे उसके हिस्सों में तोड़ना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उनका समाधान करना चाहिए और जो भी उनके पास विचार है वो दूसरों के सामने रखने चाहिए। इससे बच्चों की जो सोच है वो आलोचनात्मक रूप लेगी, आलोचनात्मक सोच उनकी विकसित होगी। नेक्स्ट है, छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहकर एक तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उत्साही भागीदारी निभानी चाहिए। उन्हें एक तरह से भागीदार बनना चाहिए उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ऐसा नहीं है टीचर पढ़ा रहा है और वे डल बैठे हुए हैं, बस ऐसे उबासी मार रहे हैं। एक्टिवली उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है, छात्रों को सीखने के प्रति उत्साही होना चाहिए, जैसे कि नई चीज़ें सीखने की उन्हें इच्छा करनी चाहिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। मतलब ये भी वही बात हो गई, छात्रों को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति प्रेरित होना चाहिए और उन्हें ऐसी ऐसी इच्छाएं रखनी चाहिए कि मुझे नई चीज़ें सीखनी है, जो मैंने सीखा है उसमें मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो उनकी सोच होनी चाहिए बच्चों की। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को कक्षागत अधिगम प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहना चाहिए। देखो, जो उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसके प्रति भी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्हें समय पर कक्षा में आना चाहिए, गृह कार्य अपना पूरा करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। टीचर जो जो काम बता रहे हैं वे सब काम में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को अपने सहपाठियों की समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनके दोस्तों को कोई समस्या आ रही है तो उसका उन्हें समाधान करना चाहिए। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, दूसरे दोस्त को मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। छात्रों को सीखने के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, जैसे कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए उन्हें। छात्रों को अपनी असफलता से भी सीखना चाहिए, उनके जीवन में असफलता आई है उन्हें विश्लेषण करना चाहिए क्यों आई है, उससे उन्हें सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षकों के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और छात्रों को यह बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो निष्क्रिय रहकर नहीं होती, सक्रिय रहकर होती है। इसलिए छात्रों को विभिन्न तथ्यों को रटने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी जो एक स्टूडेंट को एक क्या क्या काम करने चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब टीचर्स की बात करते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें टीचर्स क्या करते हैं। अब देखो, पेपर में आपको ये भी आ जाता है, जो छात्र लिखे हुए हैं ना, अधिगम करता भी आपका आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में आपका लर्नर ही रहेगा। इंग्लिश में देख लेना एक बार, अधिगम करता की क्या भूमिका होती है। अधिगम करता मतलब अधिगम करने वाला, लर्नर। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। सबसे पहला तो यही है, शिक्षक ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को धरातल पर उतारते हैं, तैयारी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं।
छात्रों को उनकी योग्यता और अक्षमता के आधार पर शिक्षक ही उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग करके रोजाना उन्हें शिक्षण कराते हैं और बच्चों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देते हैं। तो ये शिक्षकों के जिम्मेदारियां होती हैं, रोल होता है उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उत्तम शिक्षण हेतु इकाई योजना बनाना, पाठ्य योजना बनाना आदि का निर्माण करना भी शिक्षकों की ही काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों में विभिन्न पाठ्य से आगामी योजनाओं का। अब देखो विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन कराना चाहिए टीचर को, जिससे बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो, बच्चे अच्छा सीखें। लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादिता, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर शिक्षण कराना चाहिए एक टीचर को। ऐसा नहीं है एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और वहीं पर भेदभाव सिखा रहा है, नहीं भाई तुम ऊंची जाति के हो, ये नीची जाति का, थोड़ा दूर बैठो इससे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जो बुराइयां हैं, भेदभाव हैं, उनसे दूर रहकर एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाधित छात्रों के शिक्षण के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए उसे, और उन्हें किसी भी स्तर पर पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बच्चे जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, बाधित हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, थोड़ा मंदबुद्धि हैं, तो ऐसे बच्चे जो ठीक प्रकार चलने फिरने में उन्हें समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों को टीचर्स को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों का उचित निरीक्षण करना चाहिए, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, छात्रों को उचित दिशा निर्देश देने चाहिए। पूरे शिक्षण वर्ष में, पूरे साल जो भी गतिविधियां हो रही हैं, बच्चे उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक लेखा जोखा रखना चाहिए। बच्चों के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, मतलब बच्चों की सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं है जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है उसे ज़्यादा नंबर दूं मैं, तो बिना किसी भेदभाव के बच्चों का मूल्यांकन करना है। और कक्षा में भी बहुत सारी लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटी का आयोजन कराना चाहिए। क्लासरूम में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटी मोटी अंताक्षरी खेलो, चलो मैं आपको एक पहेली बताता हूँ, उसका आंसर देना, तुम गाना गाना या एक नया गाना बनाओ, तो कोई भी क्लासरूम में भी ऐसी ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए टीचर को, जिससे लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये अभी इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अलग है। लर्निंग से संबंधित हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अधिगम संबंधी सिद्धांत। ये क्या होते हैं? अब हम सीखते कैसे हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ सीखता कैसे है, सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिस सिद्धांत में वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है। तो उन सिद्धांतों को हम अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, सभी नहीं पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है सिर्फ में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, समझे। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि आगे मैं कौन कौन सी क्लासेज अब लाने वाला हूँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप समझे होंगे। अधिगम क्या होता है ये आप समझ गए, अधिगम का अर्थ। अब अधिगम में अधिगम करता बच्चों की क्या भूमिका है, अब ये देखो लॉन्ग में आया हुआ है, तो लॉन्ग में जो मैंने हेडिंग बताई है ना 10-12 पॉइंट बना कर, या उन हेडिंग्स को ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप लिखो, पॉइंट बनाकर लिखो, एक नंबर उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बेहतर तो है एक हेडिंग बनाओ, उसे एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की इस स्थिति में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है बीएड की, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, जो कॉलेज ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।